ओके सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग मल्टीपल मायलोमा। तो हिंदी में रखते हैं तो इसे समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो पहले हम क्या क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लिनिकल क्वेश्चन एक देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, डरना नहीं है। उसके थ्रू हम थ्योरी रिवाइज करेंगे, फिर हमारे पास एक और क्लिनिकल क्वेश्चन है तो हमारी थ्योरी रिवाइज होगी, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा एक क्लिनिकल क्वेश्चन है। इससे हमारे जैसे नेक्स्ट पैटर्न में बोल रहे हैं क्लिनिकल क्वेश्चन आएंगे, तो हम इसके साथ साथ क्लिनिकल क्वेश्चन भी कर लेंगे एक दो, तो हमारा क्या है थोड़ा उस हिसाब से ओरिएंटेशन बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखो क्या है, एक 74 ईयर ओल्ड फीमेल है ना। जो अंडरलाइन करूँगा उसको ध्यान रखना, बस सब समझाऊंगा सबका मतलब क्या है। ठीक है, फीमेल है, प्रेजेंट टू हर प्राइमरी केयर फिजिशियन, मतलब अपने डॉक्टर के पास आती है। वो ओल्ड लेडी है, 74 ईयर ओल्ड है, कंप्लेनिंग ऑफ 8 मंथ हिस्ट्री ऑफ मलेज एंड लोअर बैक पेन। तो यहाँ पे याद रखना कि लोअर बैक पेन, ठीक है, कि उसको लोअर बैक पेन है तो वो अपने डॉक्टर को दिखाना है 8 महीने से लोअर बैक पेन है उसको। ठीक है, फिर लेबोरेटरी फाइंडिंग्स रिवील अ सीरम एम स्पाइक, मतलब जो लैब में हमारी फाइंडिंग क्या मिली उसमें हमको मिला सीरम एम स्पाइक। इसका सबका मतलब समझाऊंगा, अभी बस क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, सीरम एम स्पाइक मिला, लोअर बैक पेन मिला, दो फाइंडिंग मिली। फिर यूरिन एनालिसिस, मतलब उसके यूरिन का एनालिसिस करा तो क्या हुआ, पॉजिटिव फॉर लाइट चेन प्रोटीन यूरिया। ठीक है, तो लाइट चेन प्रोटीन यूरिया जैसे हमारा एंटीबॉडी होती है, ठीक है, एंटीबॉडी पता है ना, उसमें लाइट चेन हैवी चेन होती है, तो हमारा क्या है इसमें लाइट चेन, मतलब यूरिन में लाइट चेन्स आ रही हैं एंटीबॉडी के। ठीक है, ये 3 कीवर्ड हो गए हमारे। एमआरआई इमेजिंग इज ऑब्टेन्ड, मतलब एमआरआई में इमेजिंग करी, मतलब एमआरआई में जो हम उसके जो बैक पेन हो रहा है उसकी इमेजिंग करी तो हमको क्या दिखा, तो वो फिगर ये बता रहा है, ये फिगर हमको मिला। ठीक है, तो लोअर बैक पेन को इसमें क्या दिख रहा है, देखो ये वर्टिब्री दिख रही है ना, ये वर्टिब्री, ये सब बताऊंगा क्या है, मतलब बस क्वेश्चन अभी समझ लो। ठीक है, वर्टिब्री है ना, इमेज समझ लो। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, पूछा क्या, विच सेलुलर कंपोनेंट इज likely to be found in abundance in the dominant cells on the bone marrow biopsy in this patient। तो मतलब क्या बोल रहा है कि जब हम डायग्नोसिस बनाएंगे, ठीक है, इसका कि इसको है क्या। ठीक है, तो बोला जब हम बोन मैरो बायोप्सी करेंगे तो बोन मैरो की बायोप्सी करेंगे तो उसमें सेल्स होंगी, मतलब जो बायोप्सी में जो हमको सबसे ज़्यादा सेल्स मिलेंगे। जैसे हमारे बोन मैरो में क्या होता है, आरबीसी, मतलब आरबीसी के प्रिकर्सर होते हैं, सारी सेल्स वहीं पे डब्ल्यूबीसी बनती हैं, है ना, तो वहाँ पे सेल्स होंगे। तो उसमें से बोल रहे हैं जो सबसे ज़्यादा उसमें सेल मिलेगी, हमारा जो डायग्नोसिस बनेगा उसका, तो उसमें सबसे ज़्यादा उन सेल्स में सबसे ज़्यादा क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडीज होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। ये सब समझाऊंगा, मतलब कि बस क्वेश्चन अभी समझ लो। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है, अभी वापस आते हैं, अभी हम थ्योरी रिवाइज करते हैं। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, थ्योरी पढ़ लेंगे ना, तो देखो मैं समझा रहा हूँ तुमको। ठीक है, तो थ्योरी जैसे पढ़ लेंगे, हमारी थ्योरी सही होनी चाहिए। कोई भी क्लिनिकल क्वेश्चन है उसमें कीवर्ड्स होते हैं, वही थ्योरी से कीवर्ड्स उठते हैं, तो हमको याद होने चाहिए। तो पहले हम थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं। और जो मैं ये थ्योरी बताऊंगा पूरी रॉबिन्स की है, ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ गलत बताऊंगा, पूरा एक एक्सप्लेन करूंगा। और ये तुम एग्जाम में भी लिख सकते हो, कुछ भी आए, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, 1 मार्क्स में, कुछ भी आए, इससे फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम देखो इसकी थ्योरी पहले पढ़ लेते हैं क्या है। तो मल्टीपल माइलोमा हमको पता है क्या है, कैंसर है। तो ये हमको सबसे पहली चीज़ तो पता होना चाहिए कि कैंसर है। ठीक है, ये हमारा कैंसर है, मल्टीपल माइलोमा। कोई भी बोले तो, कोई पूछे तो सबसे पहली चीज़ ये आनी चाहिए, कैंसर है। ठीक है, फिर कैसा कैंसर है, मैलिग्नेंट, ये सब का वर्ड का मतलब भी समझाऊंगा। ठीक है, मैलिग्नेंट, मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन, ये बताऊंगा मोनोक्लोनल का मतलब क्या होता है, ऑफ प्लाज्मा सेल्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसका ट्यूमर है, ये प्लाज्मा सेल्स का ट्यूमर है। ठीक है, तो जो हमारी प्लाज्मा सेल्स होंगी बोन मैरो में, तो ये उनका ट्यूमर है। मतलब देखो इनके इस केस में क्या होगा, जैसे मान लो ये प्लाज्मा सेल है, ठीक है, तो ट्यूमर क्या होता है कि कोई भी सेल अनलिमिटेड ग्रोथ करने लगे, जैसे प्लाज्मा सेल्स ग्रोथ कर रही है, डिवाइड कर रही है ना, तो वो रुक ही नहीं रही, वो डिवाइड ही करते जा रही है, बहुत ज़्यादा डिवाइड कर रही है। ठीक है, फिर ये डिवाइड कर रही है, इतना समझ आता है। तो ये फिर हमारा क्या, ट्यूमर का मास बना लेगा ये, तो ये हमारा क्या, कैंसर बन जाएगा। तो इसमें क्या है, प्लाज्मा सेल्स का कैंसर है, मतलब प्लाज्मा सेल्स अनलिमिटेड ग्रोथ कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा प्लाज्मा सेल्स का कैंसर है। अब देखो ये मोनोक्लोनल का मतलब क्या होता है, कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो बताता हूँ मोनोक्लोनल का मतलब क्या है। देखो मोनोक्लोनल मतलब क्या होगा, जैसे मान लो तुमको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो प्लाज्मा सेल्स का ट्यूमर है ना, अभी ये इस पर मत देखना, है ना, अभी मैं तुमको बताता हूँ। जैसे मान लो ये 4 प्लाज्मा सेल्स है। ठीक है, तो हमको पता है कि ये मतलब ये सेंसिटाइज होती हैं किसी एक टाइप के एंटीजन के लिए। मान लो पहली वाली प्लाज्मा सेल्स, मान लो स्टेफाइलोकोकस ओरियस के एंटीजन के अगेंस्ट ये वर्क करेगी। ठीक है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। ठीक है, ये वाली मान लो न्यूमोकोकस के अगेंस्ट बनाएगी, ये वाली मान लो कि तुम्हारा साल्मोनेला के अगेंस्ट बनाएगी, ये वाली, ठीक है, साल्मोनेला के अगेंस्ट बनाएगी। और ये वाली क्या बनाएगी, ये वाली मान लो बनाएगी वो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी के अगेंस्ट। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ये 4 टाइप की हो गई ना, ये अलग अलग हो गई, है ना। तो जैसे मान लो ये वाली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस वाली डिवाइड करेगी, तो ये हमारा ये बन गया 2 डिवाइड करी, फिर ये आगे 2 डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आगे 2 डिवाइड करेंगे, तो ये जितनी आगे बनेंगी सेल्स जो बनेंगी आगे,
इस लीनियज के, ठीक है। तो ये सारी क्या होगी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अगेंस्ट सेंसिटाइज होंगी। तो हमारा जो ये पूरा एक क्लोन बनेगा, ये वाला क्लोन, ठीक है, ये हम इसको क्या बोलेंगे, एक पूरा क्लोन बोलेंगे, ठीक है। समझ आता है इतना। अब जैसे मान लो इधर ये वाला हो गया, दूसरे वाला क्लोन, तीसरा चौथा, है ना। जैसे ये डिवाइड करेंगे तो इनका अपना अपना अलग अलग क्लोन बनेगा, ठीक है, मतलब उनको एक क्लोन में बोलेंगे, ठीक है। इतना समझ आता है। तो हमारा क्या है, मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन है, ठीक है इसमें। तो देखो मोनोक्लोनल मतलब अब समझना क्या होता है। तो देखो जैसे मान लो अब यहाँ पे समझना, डायग्राम में देखना, ठीक है। ये जो डायग्राम है हमारा, यहाँ पे बोला है मोनोक्लोनल ट्यूमर्स और पॉलीक्लोनल ट्यूमर को समझाया है। देखो जैसे कैसे अब देखना है ना। तो जैसे मान लो देखो यहाँ पे कई सारी टाइप की सेल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर से बताया हुआ है कि मतलब कई अलग अलग टाइप की। मान लो ये सारी क्या हैं, वो हैं प्लाज्मा सेल्स हैं। तो ये अलग अलग एंटीजन के लिए सारी सेंसिटाइज है, मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, ये वाली अलग के लिए, वाली अलग के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या दिखा है, देखो केवल एक टाइप का। जैसे मान लो कि ये वाला जो हमारा जैसे मान लो हमारा ये वाला प्लाज्मा सेल है, ठीक है, ये हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। तो मोनोक्लोनल में क्या होता है कि ये केवल एक सेल, ये एक सेल है ना, ये एक सेल है, ये डिवाइड करी 2 सेल बनी, फिर इन 2 सेल से 4 सेल बनी, फिर यही सारी सेल्स बहुत ज़्यादा डिवाइड करके ट्यूमर का मास बन गए, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, एक ही क्लोन है ना, ये एक सेल है, उससे डिवाइड करके सारी बन रही, मतलब एक टाइप की सेल, एक ही सेल्स है जो एक पर्टिकुलर, ये सारी सेल्स क्या होंगी, एक स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अगेंस्ट काम करेंगे, मान लो ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, मोनोक्लोनल हो गया, ठीक है। और पॉलीक्लोनल मतलब क्या हुआ, है ना। पॉलीक्लोनल मतलब क्या होगा कि पॉलीक्लोनल, देखो पॉलीक्लोनल में क्या होगा, कई सारी, मान लो ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस वाली हो गई, ये वाली किसी और ग्लूकोस्ट्रीडियम टिटेनी के लिए, मान लो ये वाली और इसके, ठीक है। तो अब मान लो इसमें 3-4 टाइप की सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो ट्यूमर मास बनेगा उसमें ये सारी सेल्स रहेंगी। तो ये क्या हुआ, पॉलीक्लोनल, कई सारे क्लोन के, है ना। जैसे एक क्लोन तो ये हो गया हमारा, दूसरा क्लोन ये हो गया, तीसरा क्लोन ये हो गया, चौथा क्लोन ये हो गया, ठीक है। तो हमारी क्या ये ट्यूमर बना, ये हमको इसको क्या बोलेंगे, पॉलीक्लोनल ट्यूमर, ठीक है। इतना समझ आया, मोनोक्लोनल पॉलीक्लोनल। अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, मोनोक्लोनल पॉलीक्लोनल क्या होता है, ठीक है, ये बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे भी देख लो, क्लोनल एक्सपेंशन क्या होता है। ये क्लोनल एक्सपेंशन जो लिखा हो सिंगल सेल, है ना। तो मान लो एक टाइप की सेल्स है, वही डिवाइड हुई, फिर उसी के नीचे वाला जो लीनियज है वही डिवाइड होता गया, ठीक है। तो खूब सारे डिवाइड हुआ, फिर उसके बाद हमारी वही एंटीबॉडी बन गई, ठीक है। तो ये क्या एक टाइप के क्लोन से बनी ना सारी, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन। तो हमारा जो मल्टीपल माइलोमा है वो हमारा क्या है, मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन से हमारा मोनोक्लोनल जो है प्रोलिफरेशन होता है इसमें प्लाज्मा सेल्स का, ठीक है। मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स इन द बोन मैरो, है ना, कहाँ, बोन मैरो में। इतना समझ आया इस लाइन का मतलब, ठीक है। अब क्या है फिर इसमें देखो क्या बोला है कि मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंसी ऑफ बोन, ठीक ना। प्राइमरी मैलिग्नेंसी मतलब जो बोन से ही अराइज हो। तो बोन, जैसे मान लो बोन है तो बोन से अराइज होने वाले, ठीक है। जैसे मान लो किसी और जगह से नहीं आया, जैसे मान लो लंग ट्यूमर है तो लंग का मेटास्टेसिस नहीं हुआ बोन में, वो वाली बात नहीं है। प्राइमरी मतलब यहीं पे मान लो WBC मतलब WBC से ओरिजिनेट हो गई, या फिर किसी, है ना, किसी टाइप की सेल से, तो यहीं से ओरिजिनेट इसी की सेल्स हुई, बोन मैरो की सेल से, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन, अगर ये MCQ मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंसी ऑफ बोन, इतना समझ आना चाहिए, ठीक है। ये हमारे एक MCQ है, ये एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन क्या बोल रहे हैं, लेकिन हाउएवर, ठीक है, हाउएवर मेटास्टैटिक कैंसर जो दूसरे किसी ऑर्गन से आए, मेटास्टेसिस कर यहाँ पे, इज द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट लीजन ऑफ बोन ओवरऑल। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई पूछे कि सबसे मतलब मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट लीजन मतलब कोई भी टाइप का कैंसर सबसे मोस्ट कॉमन बोन में कैसा होगा, तो वो मेटास्टैटिक टाइप का होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे कि प्राइमरी मैलिग्नेंसी बताओ जो बोन में ही मतलब उसका ओरिजिन बोन से ही हो, तो फिर क्या होगा, मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। तो ये हमारा, अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन तो मेटास्टैटिक कैंसर होगा, मेटास्टेसिस होगा, वो मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा बोन में मेटास्टेसिस के कारण कैंसर होता है अगर बोन में होगा तो, ठीक है। लेकिन अगर प्राइमरी मैलिग्नेंसी पूछा बोन की सबसे मोस्ट कॉमन, तो क्या होगा, मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। इतना समझ में आता है, इस लाइन का मतलब हो गया, इसका हमको समझ आ गया, ये मतलब समझ आ गया, ठीक है। फिर हमारा क्या है, फिर क्या बोल रहे हैं, हाई सीरम इंटरल्यूकिन 6, मतलब जो हमारे सीरम में क्या है कि जो मल्टीपल माइलोमा के केसेस होंगे उनमें अगर हम सीरम में देखेंगे तो इंटरल्यूकिन 6 जो है बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, मे बी प्रेजेंट, ठीक है। वो क्यों, ये क्या करता है इंटरल्यूकिन 6 क्यों ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये प्लाज्मा सेल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, तभी तो कैंसर हुआ है, ग्रोथ हो रही है ना बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड प्लाज्मा सेल्स में, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्स बन रही है ना। तो ये हमारा प्लाज्मा सेल्स की ग्रोथ को ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा। और क्या करेगा, और अगर प्लाज्मा सेल्स ग्रो हो रही हैं तो ग्रोथ हो रहा है तो प्लाज्मा सेल से हमारा क्या बनता है, एंटीबॉडीज़ बनती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन्स का भी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो ये याद रखना, ये भी एक MCQ है, इंटरल्यूकिन 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 3
लाइन का मतलब हमको समझ आ गया। अब देखो इसमें क्या 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं, ठीक है ना, IgG, IgA, IgE, ये सब हमको पता है, IgD, है ना। तो ये हो गया। तो हमारा क्या है सब इसमें बोल रहा है ओवर प्रोडक्शन ऑफ IgG, मतलब IgG टाइप का सबसे ज़्यादा होता है ओवर प्रोडक्शन। मल्टीपल माइलोमा में अगर हम देखेंगे सीरम में तो हमको IgG टाइप के एंटीबॉडी सबसे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। 55% ऑफ केस में IgG मिलेगी। उसके बाद क्या मिलेगी, IgA। तो ये हमारा ये भी एक MCQ है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, 1 मार्क्स में या फिर कैसे भी, तो ये याद रखने की चीज़ है, ठीक है। अब हमारी बात आई क्लिनिकल फीचर्स की। हमारा क्लिनिकल फीचर सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में हमारा क्या है, इसको हम क्रैब से याद रखते हैं, CRAB, क्रैब, ठीक है। तो क्रैब से क्या याद रखेंगे कि इसको हाइपर कैल्सीमिया होगा, ठीक है। इसमें हाइपर कैल्सीमिया होता है मतलब सीरम में जो कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो बताता हूँ क्यों बढ़ेगा, अभी बस सुनो, ठीक है। तो सीरम में ज़्यादा कैल्शियम होगा, रीनल इन्वॉल्वमेंट होगा, तो मतलब रीनल फेलियर हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, एनीमिया होगा। ये सब बता रहा हूँ क्यों हो गया, ठीक है, अभी बस सुन लो। एनीमिया होगा, बोन लिटिक लीजन्स होंगे। लिटिक लीजन्स मतलब बोन का लिसिस होगा, ठीक है। तो उसमें वो भी बता रहा हूँ, पैचेस मिलेंगे जो जहाँ पे बोन का लिसिस हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, पंच्ड आउट लीजन ऑन एक्सरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। पंच्ड आउट लीजन्स मिलेंगे, बताता हूँ क्या होता है पंच्ड आउट लीजन। और बैक पेन, तो एक चीज़ हमको पता चली, वो क्वेश्चन में क्या था, बैक पेन था ना। तो अभी देखो धीरे धीरे हम पता करेंगे उसमें वो क्वेश्चन में क्या था कि वो मल्टीपल माइलोमा का केस था, ठीक है। कैसे, अभी देखो सब समझ आएगा। तो ये बैक पेन हमारे क्लिनिकल फीचर्स ये हो गया, ये याद होना चाहिए बाई हार्ट, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखते हैं हमारे क्लिनिकल फीचर्स होते क्यों है, ठीक है, तो उनका एक्सप्लेनेशन बताएगा। एक चीज़ ये देखो, हमारा प्लाज्मा सेल का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है ना। प्लाज्मा सेल्स क्या हमारी क्या वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, है ना। वाइट ब्लड सेल्स में क्या 2 टाइप की होती हैं वाइट ब्लड सेल्स, एक क्या ग्रेन्युलोसाइट्स, है ना, ग्रेनुलोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स, है ना। लिम्फोसाइट्स, तो ग्रेनुलोसाइट्स में क्या होती है, योसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स हो गया। लिम्फोसाइट्स में हमारी क्या होगी, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स और NK सेल्स, है ना। ये अपने को पता है। तो देखो क्या ये लिम्फोसाइट है ना, ये लिम्फोसाइट हो गई। लिम्फोसाइट्स हमारी क्या T सेल्स है, NK सेल्स हो गई, और हमारी ये B सेल हो गई, ठीक है। तो हमारी 3 टाइप की सेल्स इसमें होती हैं। तो क्या होगा फिर हमारी प्लाज्मा सेल्स कैसे बनती है, जब बी सेल में कोई एंटीजन आता है, बी सेल से कोई एंटीजन अटैच होता है, तो ये क्या हमारी बी सेल्स क्या किस में डिफ्रेंशिएट होती है, प्लाज्मा सेल्स में, ठीक है। इतना तो पता है ना, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी प्लाज्मा सेल में डिफ्रेंशिएट होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी दिखाया हुआ है कि हमारी बी सेल से क्या बनती है, हमारी बी सेल से प्लाज्मा सेल्स बनती है, ठीक है। ये प्लाज्मा सेल होगी। प्लाज्मा सेल क्या करेगी, अब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। इतना समझ आता है ना, ईजी है ना। तो ये हो गया। तो अब हमारे ट्यूमर हमारा किसका है, ये प्लाज्मा सेल्स का। ये जो प्लाज्मा सेल्स है बहुत ज़्यादा इनमें ओवर ग्रोथ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगेगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब, है ना। तो ये हम मोनोक्लोनल पॉलीक्लोनल तो हमने समझ लिया क्या होता है। अब देखो क्लिनिकल फीचर्स क्या है, वो क्यों होते हैं क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स समझना। तो क्या बोल रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स में, बोन पेन विथ हाइपर कैल्सीमिया। अब ये क्यों होगा, बोन पेन क्यों होता है और हाइपर कैल्सीमिया क्यों होता है, ठीक है। तो इसमें बता रहा है, देखो क्या है इसमें रीज़न इसका। देखो नियोप्लास्टिक जो प्लाज्मा सेल्स है ना, जो नियोप्लास्टिक प्लाज्मा सेल्स होंगी, जो नियोप्लास्टिक हमारी प्लाज्मा सेल्स एक्टिवेट रैंक रिसेप्टर ऑन ऑस्टियोक्लास्ट। तो हमारी जो प्लाज्मा सेल्स का कैंसर है, ठीक है, तो हमारा जैसे मान लो ये कि बोन में है ना, तो बोन में हमारी मान लो ऑस्टियोक्लास्ट होती हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट में क्या होता है कि हमारे ये रैंक रिसेप्टर होता है ना, ये रैंक नाम का ये रिसेप्टर होता है। तो ये क्या करती हैं, जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं वो रैंक रिसेप्टर को एक्टिवेट करती हैं। ये कौन सी, ऑस्टियोक्लास्ट है। ऑस्टियोक्लास्ट का क्या काम होता है, बोन को डिसॉल्व करना, बोन को खा लेना, खत्म करना, ठीक है ना, कुल ना के डिस्ट्रॉय करना। तो हमारा जो ये रैंक लिगेंड में अगर हमारी जो प्लाज्मा सेल्स इसको एक्टिवेट कर दी तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो जाएगी। ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो गई तो बोन को क्या करने लगेगी, ख़त्म करने लगेगी, उसको खाने लगेगी, ठीक है, उसका डिस्ट्रक्शन करने लगेगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला है प्लाज्मा सेल्स एक्टिवेट द रैंक रिसेप्टर्स ऑन ऑस्टियोक्लास्ट। तो अगर ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट हो लीडिंग टू बोन डिस्ट्रक्शन, तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेंगी, बोन का डिस्ट्रक्शन करेंगी। तो हमको क्या मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिटिक पंच्ड आउट स्केलेटल लीजन्स सीन ऑन एक्सरे। अब देखो लिटिक पंच्ड आउट लीजन्स क्या होते हैं वो देखो ना, समझना है क्या ये, ठीक है। देखो ये जो दिख रहा है ना लीजन्स, ये देखो तुमको, ये है ना, ये देखो ये जो लीजन्स अलग अलग से दिख रहे हैं, ये देखो पंच्ड आउट लीजन्स, ये छोटे छोटे लीजन्स है ना। पंच आउट जैसे किसी ने वहाँ से केवल वहीं से खींच लिया, उसको निकाल दिया बाहर, ठीक है। ये देखो छोटे छोटे ये दिख रहा है ना, लिटिक है, मतलब देखो पूरी बोन इधर नॉर्मल है लेकिन ये छोटे छोटे से है ना, ये देखो लीजन्स दिख रहे हैं ना तुमको। ये पंच आउट लीजन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये है ना, स्कल में भी दिख रहा है, ठीक है। तो याद रखना है पंच आउट लीजन्स है, ठीक है। तो ये हमारा लिटिक पंच आउट लीजन्स होते हैं हमारे मल्टीपल माइलोमा में, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या, स्पेशली इन द वर्टिब्री, याद रखना। जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या था, वर्टिब्रा का दिया था ना, उसमें MRI दिया हुआ था वर्टिब्री का।
वर्टिब्री में स्पेशली होते हैं, और कहाँ पे, स्कल में। और फिर क्या, इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। अब क्या, ओस्टियोक्लास्ट है, उसको बोन को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो हमारा फ्रैक्चर का रिस्क तो बढ़ेगा ही, सही है ना। ये हो गया। फिर हमारा क्या है, ये हमारा क्लिनिकल फीचर हमारा ये एक हो गया, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्लिनिकल फीचर क्या है, एलिवेटेड सीरम प्रोटीन। अब बताओ सीरम प्रोटीन क्यों बढ़ा होगा। सिंपल सा है ना, कोई ज़्यादा इसमें सोचने का है नहीं। क्यों बढ़ा होगा सीरम प्रोटीन, नियोप्लास्टिक जो प्लाज्मा सेल्स है प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, जो हमारी प्लाज्मा सेल्स का काम ही होता है इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस करना। तो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन हमको पता है, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, प्रोटीन होती हैं, है ना, प्रोटीन ही होती है ना। तो हमारा क्या होता है, नियोप्लास्टिक प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबुलिन्स, है ना। एम स्पाइक इज प्रेजेंट ऑन सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या था, एम स्पाइक दिया होता है। देखो एम स्पाइक होता क्या है, ठीक है। तो जैसे देखो, ये देखो दिखा रहा है ना, जैसे मान लो हम जब इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं सीरम का, ठीक है ना, सीरम में जो प्रोटीन्स का इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, तो हमारा जो सीरम प्रोटीन एल्ब्यूमिन हो गया, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा, ठीक है ना, ये गामा ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होते हैं। तो जैसे हमारा क्या हुआ, अभी ये हमारी एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई, प्लाज्मा सेल्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो गामा चेन होती है ना, जैसे हमारे उसमें होता है ना, एंटीबॉडीज़ की मिल के मतलब ये गामा ग्लोबुलिन से बनती है, ठीक है। तो हमारा उनका गामा ग्लोबुलिन का जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल ये होता है, ठीक है, जो जा रहा है नॉर्मल। लेकिन अभी क्या हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एम स्पाइक मतलब मोनोक्लोनल, स्पाइक मतलब मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन, है ना। तो एक टाइप की जो एंटीबॉडीज़ होंगी, केवल एक ही टाइप की, है ना। जैसे IgG टाइप मोस्ट कॉमन बढ़ता है, ठीक है। तो ये वाली, तो मान लो IgG टाइप की हमको बहुत ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे प्रोटीन का सीरम में, तो बहुत ज़्यादा हमको मिलेंगे, तो एम स्पाइक दिखेगा, ठीक है। तो इससे हमारा डायग्नोसिस, मतलब हम मल्टीपल माइलोमा की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा देखो क्वेश्चन में हमारा क्या हुआ, दिया था एम स्पाइक इन प्रेजेंट इन द सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हमारे क्वेश्चन में था ना, जो हमने क्वेश्चन करा था, एम स्पाइक मिल रहा है उसमें सीरम में, जब हम उसका वो करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। मोस्ट कॉमनली ड्यू टू मोनोक्लोनल IgG और IgA, मतलब हमारा जो मोनोक्लोनल, जो एक टाइप की, जो हमारी प्लाज्मा सेल्स का जो कैंसर हो रहा है, वो प्लाज्मा सेल्स हमारी क्या प्रोड्यूस कर रही है, प्लाज्मा सेल्स हमारी क्या एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही हैं। तो मोस्टली क्या प्रोड्यूस करती हैं, मोस्ट कॉमनली क्या प्रोड्यूस करती हैं, IgG टाइप की, या फिर IgA टाइप की। IgG टाइप की 55% केसेस में, या फिर IgA टाइप की, ठीक है। तो ये हमारा इसका हमको मतलब समझ आ गया, ठीक है। ईजी था ना, ये हो गया, है ना। एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी ऐसे लिख दोगे, कहीं भी किसी भी एग्जाम में नेक्स्ट के लिए भी यही थ्योरी है, सारी रॉबिन्स की लाइन से, ठीक है ना। कुछ अपने से अलग से कहीं से कुछ नहीं बताया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अब बताओ इंक्रीज इन्फेक्शन क्या होगा, ठीक है। अब समझने वाली बात है यहाँ पे, क्या होगा, देखो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लैक्स एंटीजेनिक डाइवर्सिटी। देखो अब मैं जैसे उसमें तुमको बताया था ना, कि जैसे जो हमारा एक ही मोनोक्लोनल है, जैसे मान लो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस वाला लीनिएज, जैसे प्लाज्मा सेल जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करी थी, उसका ही कैंसर हो गया, वही वाली बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। वही वाली हमारी बोन मैरो में बहुत ज़्यादा हो गई, तो वो क्या होगा, केवल स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अगेंस्ट ही वो सारी जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अगेंस्ट ही काम करेंगी। तो बाकी तो हमारा जो बोन मैरो हो, ये केवल ये इन टाइप की कैंसर सेल है ना, तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए जो एक्टिव प्लाज्मा सेल्स हैं उनसे भर जाएगा पूरा, तो बाकी जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो और इन्फेक्शन के लिए हमारी सेंसिटिव नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा और जो इन्फेक्शन होंगे, हमको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने लगेंगे, क्योंकि हमारी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मतलब केवल एक ही इन्फेक्शन के लिए काम कर रही है, ठीक है। जैसे मान लो, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का, तो जितनी भी हमारी प्लाज्मा सेल्स होंगी वो किस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, वो केवल किसको खत्म करेंगे, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस अगर आया तो बाकी अगर मान लो न्यूमोकोकस का इन्फेक्शन हो गया, क्लोस्ट्रिडियम टिटानिया किसी का इन्फेक्शन हो गया, तो वो उसको थोड़ी रोक पाएंगे। तो हमारा क्या होगा, इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। देखो अब एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इसमें, ठीक है, क्या है, इंक्रीज्ड रिस्क। देखो इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मल्टीपल माइलोमा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या हमारा इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज, मतलब जो डेथ होगी मल्टीपल माइलोमा में वो इन्फेक्शन के कारण होती है, सबसे मोस्ट कॉमन कॉज यही होता है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, तो हमारा इतना समझ आ गया हमको, ये हमारा क्लियर हो गया। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इधर हमने एम स्पाइक समझ लिया क्या होता है। देखो ये एम स्पाइक होता क्या है, एम मोनोक्लोनल स्पाइक, एम स्पाइक और पैरा प्रोटीन, इसको पैरा प्रोटीन्स भी बोलते हैं, जो ये प्रोटीन्स होते हैं जो बढ़ जाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ऑन सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस SPEP इज़ अ फ्रीक्वेंट फाइंडिंग इन द जनरल पॉपुलेशन। मतलब ये भाई अब हमको पता है ना कि मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज वो ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो वही हमको मिलेंगी। एंड टिपिकली इज़ अ पैथोग्नोमिक, है ना, पैथोग्नोमिक ऑफ ए सिम्टम। मान लो किसी को भी सिम्टम नहीं मिले हैं, लेकिन अगर उसके सीरम में हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस करा, तो अगर एम स्पाइक मिल रहा है
तो ये हमारा पैथोग्नोमिक है कि इसको मल्टीपल माइलोमा है, ठीक है। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, एसिम्प्टोमेटिक प्री मैलिग्नेंट, जो मल्टीपल माइलोमा का प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होता है, मतलब हाँ अब उसके बाद सीधा मल्टीपल माइलोमा होगा, उसको क्या बोलते हैं, MGUS, मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस। ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। पहले वन मल्टीपल माइलोमा पढ़ते हैं। एम स्पाइक समझ में आया है ना, ये एम स्पाइक हो गया। फिर हमारा लिटिक लीजन समझ में आ गया कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं, एग्जाम में आती हैं सीधा सीधा, ये लिटिक लीजन हमको को याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना। फिर उसके बाद आगे क्या है, क्लिनिकल फीचर्स में हमारा आगे क्या है, आगे हमारे पास है ये राउले फॉर्मेशन होता है, ठीक है। राउले फॉर्मेशन पता है क्या होता है, राउले फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी ऑन ब्लड स्मीयर, ठीक है। ब्लड स्मीयर बनाएंगे तो राउले फॉर्मेशन में क्या होता है कि वो कई सारी आरबीसी क्या होती हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल जाती हैं, ठीक है। ऐसा दिखता है कि सारी जुड़ी हुई आरबीसी एक साथ, ठीक है, तो उसको राउले फॉर्मेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, राउले फॉर्मेशन याद रखना, आगे काम आएगा, ठीक है अपने को। तो ये राउले फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना कि इसमें राउले फॉर्मेशन होता है। और तो अपने को पता है अगर राउले फॉर्मेशन हो गया आरबीसी का तो ESR जो हमारा होता है, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, वो हमारा क्या बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ESR भी हमारा इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि मतलब मल्टीपल माइलोमा में क्या मिलता है, तो या तो बोलेगा रोले फॉर्मेशन होता है या तो बोलेगा कि ESR बढ़ जाता है, तो दोनों सही है, ठीक है। तो रोले फॉर्मेशन ऑन ब्लड स्मीयर, ये मैं दिखाऊंगा, इसकी इमेज दिखाऊंगा क्या होता है रोले फॉर्मेशन। तो क्या बोलेगा, इंक्रीज सीरम प्रोटीन डिक्रीजेस चार्जेस बिटवीन आरबीसी, मतलब आरबीसी के बीच में कुछ चार्जेस होते हैं जिससे एक दूसरे को आरबीसी रिपेल करते हैं, चिपकती नहीं है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें जो सीरम प्रोटीन है वो हमारा जो चार्ज है उनके बीच में डिक्रीज कर दे, उससे आरबीसी हमारी एक साथ चिपकने लगे, ठीक है। एक फिर ये जितनी लाइन बता रहा हूँ सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिर क्या होता है, प्राइमरी AL टाइप एमाइलोइडोसिस। AL टाइप मतलब अमाइलॉइड लाइट चेन, है ना, जो हमारी जो प्लाज्मा सेल्स जो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो प्रोड्यूस कर रही थी वो केवल, जैसे हमारी एंटीबॉडीज़ में क्या होता है, एक लाइट चेन हैवी चेन होता है, लेकिन जो हमारी जो मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल्स हैं ये केवल हमारी क्या प्रोड्यूस करती हैं, लाइट चेन प्रोड्यूस करती हैं ज़्यादा, है ना, करती हैवी चेन भी है बट लाइट चेन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं हैवी चेन के कंपेरिजन में। तो ये जो हमारी जो लाइट चेन्स हैं, फ्री लाइट चेन सर्कुलेट इन द सीरम, है ना, सीरम में सर्कुलेट होंगी और डिपोजिट होंगे जहाँ टिश्यूज़ में डिपोजिट हो गए जाके। तो यही जो प्रोटीन्स जो हमारे होते हैं सीरम में, जो हमारे अगर सीरम में हाई बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो गया और किसी टिश्यू में डिपोजिट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, अमाइलोइडोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ये इसमें MCQ है कि इसमें प्राइमरी AL टाइप अमाइलोइडोसिस होते हैं। AL मतलब लाइट चेन, क्योंकि लाइट चेन बहुत ज़्यादा वो जा रही है, और प्राइमरी क्यों मतलब मल्टीपल माइलोमा से जो हमारा वो निकला वो जाके टिश्यू में डिवोइड हो गया, ठीक है ना। तो प्राइमरी AL टाइप ऑफ अमाइलोइडोसिस, ठीक है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमारा क्या होता है, प्रोटीन यूरिया। अब अपने को पता है भाई प्रोटीन बहुत ज़्यादा है तो यूरिन में तो जाएगा इसी। तो फ्री लाइट चेन, जो हमारी लाइट चेन है, फ्री लाइट चेन क्यों बोला, क्योंकि हैवी चेन बहुत कम बन रही है तो हमारी लाइट चेन बहुत ज़्यादा होगी तो फ्री रहेंगे, है ना। फ्री लाइट चेन इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन एज बेंजोन प्रोटीन, आपको पता है जो प्रोटीन हमारे यूरिन में वो होते हैं तो उनको बेंजोन प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। तो फ्री लाइट चेन इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन एज बेंजोन प्रोटीन डिपॉजिट इन द किडनी। अब देखो बहुत ज़्यादा जाएगा किडनी, अगर वहाँ पे एक्सक्रीशन होगा तो किडनी में डिपॉजिट होगा, किडनी के ट्यूब्यूल्स में, लीड्स टू इंक्रीज रिस्क ऑफ रीनल फेलियर। तो इसको क्या बोलेंगे, माइलोमा किडनी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन यूरिया हो गया, प्राइमरी AL अमाइलोइडोसिस हो गया, रोले फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये हो गया, हम आगे बढ़े, इतना तो क्लियर हो गया अपना। अब देखो हमारे पास थ्योरी खत्म हो गई, इतनी थ्योरी थी उतनी थ्योरी पूरी समझ लो अच्छे से, उसको एग्जाम में भी लिख सकते हो कहीं भी। अब देखो हम जितनी थ्योरी पढ़ी है उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि उसको लोअर बैक पेन था, तो हमको पता है कि इसके सिम्टम में मल्टीपल माइलोमा का सिम्टम क्या होता है, क्रैब से हमको याद था कि बैक पेन, ठीक है, ये समझ आ गया, बैक पेन एक चीज़ ये हो गई। तो हमारा क्वेश्चन से ये आ गया हमारा कि बैक पेन है उसको, तो मतलब एक चीज़ तो मिल गई। फिर बोला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सीरम एम स्पाइक, मतलब मोनोक्लोनल स्पाइक, मतलब मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज है बहुत ज़्यादा है सीरम में। तो ये हमारी पहली चीज़ मिल गई जो हमारा मल्टीपल माइलोमा की तरफ इंडिकेट करेगी। दूसरी चीज़ मिल गई जो मल्टीपल माइलोमा की तरफ इंडिकेट करेगी। और यूरिन एनालिसिस पॉजिटिव फॉर लाइट चेन प्रोटीन यूरिया, ठीक है। लाइट चेन प्रोटीन यूरिया क्या होगी, क्योंकि देखो मल्टीपल माइलोमा में लाइट चेन ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, जैसे एंटीबॉडी में हैवी चेन लाइट चेन हो, तो ये क्या है, कैंसरस प्लाज्मा सेल्स है ना, तो ये लाइट चेन ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। तो एक तीसरी चीज़ जो हमारी इंडिकेट करी मल्टीपल माइलोमा की तरफ, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमारी हो गई। अब हमारी MRI में जो इमेज शो हुई थी उससे देखते हैं मल्टीपल माइलोमा कैसे। देखो ये हमारी क्या है, वर्टिब्री दिख रही है ना ये, ठीक है। तो वर्टिब्री दिख रही है तो इससे हम कैसे बता सकते हैं कि मल्टीपल माइलोमा है। तो बाकी तीन चीज़ें तो हमको पता है ना, कि एम स्पाइक मिल रहा है, बैक पेन है। अब देखो ये जो वाइट कलर के देखो, ये देखो पंच आउट लीजन दिख रहे हैं, पंच आउट लीजन दिख रहे हैं ना। बाकी देखो ये नॉर्मल है हमारा ये, ठीक है, नॉर्मल वर्टिब्री है ये। लेकिन इन वर्टिब्री में देखो ये पंच आउट लीजन छोटे छोटे है ना, ये दिख रहे हैं ना, ये देखो ये इधर पंच आउट लीजन्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा देखो अब इतने समझ आ गया ना कि लिटिक लीजन से ही है, ठीक है। लिटिक लीजन से तो अपने को यहाँ से भी कंफर्म हो गया। देखो मोस्ट कॉमन साइड क्या था, या तो स्कल में या तो वर्टिब्री में, बाकी हो सकते हैं बॉडी के किसी भी बोन में हो सकते हैं, ठीक है, रिब्स में, स्टर्नम में, कहीं पे भी, लेग्स में, कहीं पे भी, ठीक है। लेकिन वर्टिब्री में होते हैं तो अपने को एक ये चीज़ मिल गई, ठीक है।
तो हमारा ये यहाँ से भी मल्टीपल माइलोमा का कंफर्म हो गया कि हमको ऑस्टियोलिटिक लिटिक लीजन्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो फिर हमारा क्या बोल रहे हैं विच, अब हमको पता है कि ये मल्टीपल माइलोमा है, ठीक है। अपने को पता है कि मल्टीपल माइलोमा हमारा डायग्नोसिस बना, ठीक है। मल्टीपल माइलोमा, अपने को पता है मल्टीपल माइलोमा किसका कैंसर है, प्लाज्मा सेल्स का। किसका कैंसर है, प्लाज्मा सेल्स का। प्लाज्मा सेल्स का हमारा कैंसर है। तो अपने को पता है प्लाज्मा सेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस करती हैं, मतलब प्रोटीन। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या, एंटीबॉडीज़ क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। अपने को पता है अगर जो सेल्स ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं तो उनमें क्या सबसे ज़्यादा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो जो लिपिड प्रोड्यूस करते हैं उनमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में ज़्यादा होता है। लेकिन ये अपने को पता है, बेसिक हमने उसमें भी पढ़ा है, नीट के लिए भी पढ़ा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनमें ज़्यादा होता है जिनमें प्रोटीन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है इन सेल्स में, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईजी था ना, कोई टफ थोड़ी था। अपने को थ्योरी आनी चाहिए, बाकी कोई भी किसी टाइप का कोई भी क्लिनिकल क्वेश्चन देते हैं कैसे भी दे दें, ठीक है। तो ये हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। तो हमारा एक्सप्लेनेशन में क्या बोला है, देखो देखो क्या बोला है, मल्टीपल माइलोमा इज ए न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा। अपने को पता है डिफरेंशिएटेड बी लिम्फोसाइट, मतलब जब बी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट हुई तो प्लाज्मा सेल्स बनेगी, तो वही डिफरेंशिएटेड बी लिम्फोसाइट का ट्यूमर है, फाउंड इन द बोन मैरो। दीज सेल्स आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सिक्रेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, जो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। हैंस द अबंडेंस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर हमारा प्रोटीन कोई सेल ज़्यादा प्रोड्यूस करे तो उसमें ज़्यादा क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है। इन नॉर्मल बोन मैरो देयर इज पॉलीक्लोनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स एंड इम्यूनोग्लोबिन्स, मतलब उसमें पॉलीक्लोनली हमारी प्लाज्मा सेल्स ग्रो करती हैं, ठीक है। तो नॉर्मल बोन मैरो। हाउ एवर इन मल्टीपल माइलोमा द मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स, मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन होता है, ऑफन प्रोड्यूसेस इम्यूनोग्लोबिन्स ऑफ ओनली वन आइसोटाइप। समझ आया ये, लीडिंग टू एन एम स्पाइक ऑन, एम स्पाइक मतलब मोनोक्लोनल स्पाइक मतलब एक टाइप के एंटीबॉडीज ऑन सीरम प्लाज्मा इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इजी था ना, कोई भी क्लिनिकल क्वेश्चन कुछ भी बोल के आ जाए, सब इजी होता है, ठीक है। बस थ्योरी अच्छी होनी चाहिए। ये हमारा हो गया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। हमने सारी थ्योरी पढ़ ली, हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। बहुत ईजी से क्वेश्चन है, डरना नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है। दिख इतना बड़ा रहा है बस। तो क्या बोला है, ए 70 ईयर ओल्ड मैन कम्स टू द ऑफिस, एक 70 साल का आदमी है, वो ऑफिस आता है। बिकॉज ऑफ फटीग, मतलब उसको थकान बहुत होती है। पेन इन हिज जॉ एंड रिब्स, मतलब पेन हो रहा है उनके जॉ एंड रिब्स। तो हमारा मल्टीपल मालूम है क्या, इसमें बोन पेन है, जॉ की जो बोन है, और हमारा तुम्हारा रिब्स की बोन है। फॉर पास्ट 2 वीक्स, इतना समझ आता है। ही हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ ट्रामा, कोई ट्रामा की हिस्ट्री नहीं है। बट ही सेज ही इज़ कॉन्स्टिपेटेड। कॉन्स्टिपेटेड क्यों होगा, क्योंकि हाइपर कैल्सीमिया होता है मल्टीपल माइलोमा में। बोन्स का जब ओस्टियोक्लास्ट बोन को ख़त्म करती हैं तो बोन में क्या होता है, कैल्शियम हमारा सीरम में बढ़ा, तो ये कैल्शियम हमारा क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है। तो एक चीज़ समझ लेना, ठीक है। एंड अ रिलेटिव, उसका जो एक कोई रिश्तेदार है, रिलेटिव है, ही सेज ही हैज़, मतलब बहुत कंफ्यूज रहने लगा वो, ठीक है। ही हैज़ बीन मोर कंफ्यूज लेटली, ठीक है। तो ये हमारा इतना हमारा ये क्वेश्चन है। तो अपने को इसमें क्या कीवर्ड्स क्या याद रखने की, पेन इन हिज जॉ एंड रिब्स, ठीक है। कॉन्स्टिपेटेड है, इतना समझ आया। ही हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिजीज एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो ये हमको केवल बस बता दिया हिस्ट्री इसका, इसमें कोई काम नहीं है। क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन इज नॉन कंट्रीब्यूटिव, मतलब हमने पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया तो हमको कुछ ऐसा एबनॉर्मलिटी नहीं दिखी कि क्यों हो रहा है उसके जॉ और रिब्स में पेन, ठीक है ना, कॉन्स्टिपेशन क्यों है, ठीक है। फिर लेबोरेटरी स्टडीज सो एसिडोसिस, मतलब लेबोरेटरी स्टडीज क्या करें, एसिडोसिस हमारा क्यों हो सकता है, क्योंकि देखो जो प्रोटीन है वो तुम्हारा कहाँ जा रहा हो, किडनी में जा रहा हो, किडनी के ट्यूबुलर सेल्स में। तो किडनी का फंक्शन क्या कर रहा होगा, थोड़ा हैम्पर कर रहा हो, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा हो। किडनी का काम ही होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना, तो हमारा क्या एसिडोसिस, वहाँ से हम थोड़ा इसको कर सकते हैं। अभी आगे और देखो पूरा क्लियर हो जाएगा। एक यहाँ से भी हमको केवल एक जो ऐसी कन्फर्मेटरी चीज़ मिली है कि पेन इन हिज जॉ एंड रिब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर हमारा पेरीफेरल ब्लड स्मीयर इज ऑब्टेन्ड एज शोन बिलो, तो देखो हमारा पेरीफेरल ब्लड स्मीयर ये दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा पेरीफेरल ब्लड स्मीयर हमारा उसका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। चेस्ट एक्सरे शो, जो हमारा रिब्स में पेन हो रहा था तो हमने चेस्ट एक्सरे कर लिया, तो लिटिक लीजन इन बोन ऑफ द रिब्स, लिटिक लीजन से एक ये वर्ड मिल गया, पेन हो ही रहा था उसको, क्लिनिकल फीचर्स में सारे आ ही रहे हैं ये, है ना। अब देखो हमारा ये क्या हुआ, उन्होंने हमको कह दिया पेरीफेरल ब्लड स्मीयर भी दे दिया। पेरीफेरल ब्लड स्मीयर में देखो क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो ये तुम्हारी आरबीसी ऐसे नहीं लग रही कि स्टैक्ड एक साथ जुड़ी हुए हैं, है ना, एक दूसरे से। देखो ये तो ये क्या हो रहा है, ये रॉले फॉर्मेशन है कि नहीं, ये देखो। बाकी आरबीसी अलग नॉर्मली क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं आरबीसी, देखो अलग अलग आरबीसी, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारी आरबीसी देखो एक साथ अटैच्ड है, तो इसको क्या बोलते हैं, रॉले फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा इससे यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि रॉले फॉर्मेशन हो गया है। तो हमारा ये क्या हो गया पेरीफेरल ब्लड स्मीयर में हमारा रॉले फॉर्मेशन दिख गया। ये हमारा पेरीफेरल में क्या लिखा है, रॉले फॉर्मेशन, इधर लिटिक बोन इधर पेन इन द जॉ एंड रिब्स। तो हमारी 3-4 चीज़ें मिल गई। अब हमारा पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, अब बता दो क्या, सिंपल है ना। बाकी ये तुम्हारे ऑप्शन है, ये पढ़ोगे तो इनमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारा प्राइमरी अमाइलोइडोसिस
हो सकता, लेकिन इसका मल्टीपल माइलोमा में होता है प्राइमरी अमाइलोइडोसिस, ठीक है। तो उसको हम सीधा नहीं बोलेंगे प्राइमरी अमाइलोइडोसिस, तो इसको नहीं करेंगे। हमारा जो सिंपल हमको दिख रहा है हमारा मल्टीपल माइलोमा हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और तो हमारा बाकी इनके बारे में पढ़ेंगे आप, मतलब तुम पढ़ोगे तो इसमें तुमको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो इसमें सारे हमारे मेन सबसे देखो लिटिक बोन लीजन से बोल दिया तो हमारा प्राइमरी अमाइलोइडोसिस में ऐसा कुछ होता नहीं है ना। तो सीधा बोन पेन भी बोला हुआ है, लिटिक लीजन से बोला हुआ है, पेरिफेरल ब्लड स्मॉल में रोलर फॉर्मेशन दिख रहा है, पूरा मल्टीपल माइलोमा की तरफ पूरा इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर हो गया मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। पता अगर थ्योरी क्लियर है तुम्हारी तो सारे क्लिनिकल क्वेश्चन कैसे भी टाइप के क्वेश्चन आएगा एग्जाम में सब बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मैं हर टॉपिक पे वीडियोस बनाता हूँ, मतलब जो इंपॉर्टेंट है नीट के लिए आपके और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, साथ में ऐसे क्लिनिकल क्वेश्चन एमसीक्यू भी करवाता हूँ। तो उससे क्या हो तुम्हारा जो नेक्स्ट है उसके लिए भी ओरिएंटेड हो जाओगे बढ़िया से। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे तो अब समझ में आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करें नीट में। और जो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा वो पूरी यूनिवर्सिटी एग्जाम में तुम सेम टू सेम जाके अगर याद है तो पूरी छाप सकते हो। पूरे 5 मार्क्स में तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 मार्क्स है 3 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बहुत ईजी है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो, ठीक है। और ऐसे ही हर टॉपिक पर वीडियोज़ बनाता हूँ, तो ऐसे ही मतलब तुमको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ये जो तुम्हारे मेन तो ये तुम्हारे क्लिनिकल एमसीक्यू, तुमको क्लिनिकल एमसीक्यू बहुत कम मिलेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे समझा के पूरा। तो इसके लिए तो ऐसे ही आगे वीडियोस आती रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।